गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर एनवायरनमेंट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिए थे, लाइक द पिरामिड्स वी हैड कंप्लीटेड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, फूड वेब को डिस्कस किया था हम लोगों ने, 10% लॉ को डिस्कस किया था। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है उसका कितना ड्रास्टिक इफेक्ट जो है वो हमारे पूरे इकोसिस्टम पे, इनफैक्ट हमारे पूरे अर्थ को बहुत ज़्यादा ये जो पोल्यूशन से रिलेटेड इफ़ेक्ट्स हैं ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब पोल्यूशन के बारे में आप लोगों को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आई वोंट बी डिस्कसिंग टू मच अबाउट दैट। ठीक है, पोल्यूशन के कॉजेज़ आपको पता है, पोल्यूशन के सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो अगर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट्स जो हैं वो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म पे एंड इनफैक्ट इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है उसके हर ट्रॉफिक लेवल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, अब पोल्यूशन के कॉजेज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें या उसके सोर्सेस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स तो हम लोग हैं, हम ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सबसे बड़ा पोल्यूशन कॉज करने का जो रीज़न है, ठीक है, या पोल्यूशन होने का जो रीज़न है वो हम ही लोग हैं, क्योंकि हमारे ही एक्शंस जो हैं वो इतने ज़्यादा सेल्फिश, इतने ज़्यादा क्रूड और इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुके हैं कि हमारे एक्शंस के वजह से ही जो है, ह्यूमन बींग्स के एक्शंस के वजह से ही एनवायरनमेंट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है या हमारे जो अर्थ का पूरा वेदर है या इकोसिस्टम जो है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो आई वोंट बी डिस्कसिंग मच मोर अबाउट दैट। एक फिनोमिना है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ द बायोमैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन? ठीक है, सबको हम लोगों को पता है कि हमारी खुद के एक्शंस कैसे हैं। ठीक है, लाइक व्हेनेवर हम लोग घर में कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्लास्टिक का जो रैपर होता है, ठीक है, जैसे चिप्स वगैरह खा रहे हो या बिस्किट्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो आप, ठीक है, तो प्लास्टिक का जो रैपर होता है, ठीक है, उसका वो रैपर जो है हम लोग क्या करते हैं, ले जा करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, अब कभी हमने सोचा है कि उस प्लास्टिक के रैपर का आगे चल के होता क्या है? ठीक है, एक्चुअली ये जो प्लास्टिक का रैपर है, ठीक है, ये जा कर के कहाँ पे, किसी डंपिंग ग्राउंड में जाता है, उसके बाद आगे क्या होता है, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारी कंट्री में रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस होता है, वेस्ट के रिसाइकलिंग का, वो अभी भी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होता है। ठीक है, हमारी कंट्री रिसाइकलिंग में इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो बहुत पीछे है। ठीक है, अगर हम लोग बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो स्वीडन जैसी कंट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा रिसाइकलिंग में एडवांस्ड हैं कि वेस्ट को रिसाइकल करके इनफैक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम दैट एंड दे आर यूजिंग दैट एनर्जी टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो स्वीडन जैसी कंट्रीज़ में वेस्ट को भी यूटिलाइज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अभी भी कन्वेंशनल मेथड्स पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर एनर्जी के कंसर्न में हम लोग बात करें तो हमारी कंट्री में जो रीन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी के यूटिलाइजेशन में भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। अभी भी सोलर एनर्जी का यूज़ करने में या विंड एनर्जी का यूज़ करने में हमारी कंट्री काफ़ी पीछे चल रही है। ठीक है, तो हम लोग ना तो हम लोग चीज़ों को रिसाइकल करते हैं, ना तो हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे कंट्री के एनवायरनमेंट पे काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट जो है पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग जो बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, ये जो भी प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें जो है ये ओपन एरिया में, किसी भी खाली मैदान में यूं ही पड़ी सड़ती रहती हैं। ठीक है, अब जब ये चीज़ें सड़ती हैं, ठीक है, इनके ऊपर सन का रेडिएशन पड़ता है तो इनसे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होते हैं। ये हार्मफुल केमिकल्स
या ये हार्मफुल गैसेस जो हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, उस जगह के आसपास रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है ड्रास्टिक इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब हम लोग मान के चलते हैं कि किसी एरिया में, ठीक है, नाली का गंदा पानी जो है वो किसी तालाब में या नदी में गिर रहा है। ठीक है, तो उस नाली के गंदे पानी में बहुत सारे गंदे केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो गंदे केमिकल्स या पोल्यूटेंट्स हैं ये जब नदी के पानी में मिलते हैं तो नदी के पानी में रहने वाली जो फिशेज़ हैं या एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये सारे जो गंदे केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स होते हैं उन्हीं को कंज्यूम करते हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये गंदे केमिकल्स जो हैं ये फ़िश की बॉडी में किसी तरीके से खाने के थ्रू या पानी के थ्रू एंटर कर गए। ठीक है, अब वही जो गंदे पानी को खाने वाली या उस पर फीड करने वाली जो फ़िश है, वैसी फ़िश को हम लोग कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो उस फिश के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट्स होंगे वो हमारी बॉडी में आएंगे। ठीक है, अब फिश के अलावा हमारे बॉडी में पोल्यूटेंट्स आने के और भी सोर्सेज हैं। ठीक है, हम लोग बाहर का पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा अगर खाते हैं तो उसके थ्रू भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, कई लोग जो है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं तो उसके थ्रू जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है, वो भी बॉडी को एंटर करते हैं। तो इस तरीके से स्लोली क्या होता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स या पोल्यूटेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर डे बाय डे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन उसी फिनोमिना को बोलते हैं जहाँ पर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स या हार्मफुल केमिकल्स के जो लेवल्स हैं वो 1 बाय 1 हमारी बॉडी के अंदर जमा होते होते, ठीक है, जब इंक्रीज हो जाते हैं तो उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन जो है वो ट्रॉफिक लेवल के हर लेवल पे काम करता है। मतलब फर्स्ट लेवल पे अगर गंदा पानी हम लोग प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लांट्स उसे गंदी पानी को ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर उनके बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर ये केमिकल्स इनकॉर्पोरेट होंगे। ठीक है, फिर उसी प्लांट को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है, समझ लो गाय कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के सारे केमिकल्स कहाँ चले गए, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में गाय की बॉडी में चले गए। गाय जो है वो पोल्यूटेड खाना खा रही है। ठीक है, उसके बाद गाय का जो दूध है अगर उसको थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, या कई जगह पे गाय का जो मीट है, बीफ है, उसको भी कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे पोल्यूटेड खाना खाने वाली जो गाय है उसके मीट को लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसके दूध को लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो सबसे कम लेवल पोल्यूशन का यहाँ पर होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे पोल्यूशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, केमिकल्स का लेवल जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जब पोल्यूटेंट्स का लेवल थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते इंक्रीज हो जाए तब उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन के वजह से जो है जितने भी ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इनफैक्ट जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ठीक है, वो भी बायोमैग्निफिकेशन के वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, अब ये तो पहला फिनोमिना था पोल्यूशन से एसोसिएटेड। पोल्यूशन से एसोसिएटेड एक और फिनोमिना है जिसको मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज़ द ओजोन होल। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मुझे ओजोन के बारे में अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ओजोन जो है उसका केमिकल कंपोजिशन होता है O3। ठीक है, और ओजोन जो गैस होता है, ठीक है, उसका एक लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ओजोन लेयर का काम होता है यूवी रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब ये जो पोल्यूशन के थ्रू हार्मफुल गैसेस जो हैं एनवायरनमेंट में एमिट होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, चाहे डोमेस्टिक पोल्यूशन हो, चाहे व्हीकल्स से निकलने वाला पोल्यूशन हो, ठीक है, ये सारे पोल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट हार्मफुल
गैसेस होती हैं, ठीक है। ये हार्मफुल गैसेस क्या करती हैं, ये ओजोन लेयर को अफेक्ट करती हैं और ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। तो ओजोन जनरली जिसका केमिकल कंपोजिशन O3 होता है, तो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स के वजह से ये O3 जो है ये डिसोसिएट हो जाता है और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन में बनने के बाद में ओजोन जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर ओजोन के डिसोसिएशन के वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है। इस गैप को हम लोग कहते हैं ओजोन होल, ठीक है। तो ओजोन होल से हो करके जनरली जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं वो इजीली अर्थ के सरफेस तक पहुंच सकती हैं, ठीक है। और अर्थ के सरफेस पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके के डिजीजेस जैसे स्किन कैंसर जो है उसको भी कॉज कर सकती हैं, ठीक है। अब ओजोन होल क्रिएट करने में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन अगर किसी पॉल्यूटेंट का होता है तो वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये हमारे घर में रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, जो हम लोग डीओ वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रेशराइज्ड जो कैन्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। उसके अलावा जो बर्थडे में आप लोग स्नो स्प्रे यूज़ करते हो, स्नो स्प्रे के अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा व्हीकल से जो स्मोक निकलता है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो CFC गैसेज होती हैं ये ओजोन को डिसोसिएट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं और ओजोन होल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो अगर ओजोन होल के फॉर्मेशन को रिवर्स करना है तो सबसे इजी तरीका है कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके प्लांटेशन करें। जितना ज़्यादा हम लोग प्लांटेशन करेंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा और उसके वजह से ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दो टॉपिक्स हमको और डिस्कस करने हैं, उसके बाद वी विल बी कंक्लूडिंग द चैप्टर in the next class. I hope you have understand whatever I have explained today, and if you are having any sorts of doubt you can ask me. Thank you.